तो जान सी कहाँ है। संगम की धरती है ये, कुंभ मेले की धरती है ये, अज़म विरासत। जो जिन्होंने वो रंग इस शहर का देखा है, मैं जो हूँ इस शहर की वजह से हूँ। मैं जब जाऊंगा तो शहर मेरे साथ जाएगा, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ, मैं वी आर सेलिब्रेटिंग आवर सिटी। क्योंकि हासिल क्या है ना, एक लो बजट फिल्म थी हाँ अपने टाइम की। पान सिंह तोमर भी मैं उसको आर्ट फिल्म नहीं मानता। नेक्स्ट डे मैंने किलिंग ऑफ अ पॉर्न फिल्म मेकर की शूटिंग शुरू कर दी थी इरफान के साथ। वेब सीरीज में गालियां इस्तेमाल की, मैंने फिल्म में कभी गालियां इस्तेमाल नहीं की। तुमको पता है कि मर्द गालियां क्यों देते हैं? क्योंकि वो रोते कम है। मैं सिर्फ एनिमल का एग्जांपल लूंगा। मैंने कबीर सिंह नहीं देखी, मैंने क्योंकि मुझे फिल्मों देखने का इरिटेशन होता है। मैं एनिमल भी बात करता हूँ। एनिमल मुझे पिक्चर बहुत अच्छी लगी। वो पिक्चर जो है ना, फिल्म स्कूल में दिखाने वाली फिल्म। दीवार में बहुत कम वायलेंस है, लेकिन पूरी पिक्चर बहुत वायलेंट लगती है। मैंने कंतारा देखी नहीं है। फिल्मों से क्रांति नहीं आती। हाँ, मेरी बेटी का नाम जानसी, तो जानसी कहाँ है। वो आए कुछ और करने थे, कुछ नहीं बन पाए तो फिल्म के रिव्यूअर बन गए। सच बता रहा हूँ। कल से ही शुरू है हमारा 19, 20, 21 3 दिन का त्योहार। जो भी सुने आप आके एक बार एक्सपीरियंस करिए, चाहे एक ही दिन आइए। अकबर इलाहाबादी जी कह गए कि दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। तो क्या है कि एक बड़ी जिम्मेदारी थी प्रयागराज इलाहाबाद की सांस्कृतिक, साहित्यिक और तमाम प्रकार की विरासतों को सहेजने की। तो क्या है कि इस पहल को, इस विरासत को सहेजने की पहल कई लोगों ने की। उसमें एक अग्रणी नाम फिल्म निर्माता और निर्देशक तिग्मांशु धूलिया जी। एक आयोजन, एक जमघट, एक जमावड़ा, देश और दुनिया से तमाम फनकार, कलाकार, साहित्य और सिनेमा से जुड़े लोग आए। पहली महफिल सफल रही, अद्भुत रही, और अब दूसरी महफिल की तैयारी है। और मैं एक इंटरव्यू भी देख रहा था जिसमें ऐसी बात आई कि उस महफिल को देखकर लगा कि शहर अभी ज़िंदा है। सर ने भी ये कहा कि शहर में वो जो रंग है, जो मिजाज है, जो बात है साहित्य की, सिनेमा की, संस्कृति की, वो अभी भी बची हुई है। तो शुरुआत करते हैं सर। सबसे पहले स्वागत है आपके ही शहर में, प्रयागराज में। तो बहुत से ऐसे दर्शक हैं जो पहली बार जुड़ रहे हैं इस प्लेटफॉर्म से, तो उनके लिए बज़्म विरासत है क्या? जो पहली बार जुड़ रहे हैं उनसे तो ऐसी बात की जाएगी जो पहली महफिल में कही थी कि बज़्म विरासत अपने शहर की जो लेगेसी, जो हमारी विरासत है, जो कि इतनी अमीर विरासत है हमारी। सारे साहित्यकार अगर आप लेंगे तो हिंदी के, तो सब कितने हैं यहाँ से। फिर फ्रीडम स्ट्रगल का कितना बड़ा, हम शहर का कितना बड़ा योगदान है हमारी फ्रीडम स्ट्रगल में। संगम की धरती है ये, कुंभ मेले की धरती है ये, इंटेलेक्चुअल्स की धरती है, सूफी संतों की धरती है ये। बहुत ही अद्भुत शहर है। लेकिन धीरे धीरे सारे शहर अपना कैरेक्टर, अपना किरदार, जो उनका एक जिस चीज़ों की वजह से वो शहर जाना जाता था, वो सब डाइल्यूट हो रहा है। वो सिर्फ इसी शहर में नहीं हो रहा, सारे हिंदुस्तान के शहर सब एक जैसे दिखते हैं अब। वैसे ही रंग के मॉल्स, उसी वही गाड़ियाँ, उसी तरह के शोरूम्स। पिक्चर हॉल होते थे, वो भी अपने आप में हर शहर का एक कुतुब मीनार जैसे पिक्चर हॉल होते थे। वो पिक्चर हॉल भी अपने नदारद हो गए हैं, मल्टीप्लेक्सेस आ गए हैं। सब एक अजीब सा एक कॉर्पोरेटाइजेशन हो गया सारे ज्योग्राफिकल। तो कैसे अपनी विरासत को जिस यंग जनरेशन को बताएं कि ये शहर था क्या, उसी के लिए ये पहल है बज़्म विरासत। जो जिन्होंने वो रंग इस शहर का देखा है, वो एक बार दोबारा से कुछ 3 दिनों के लिए उस रंग को का त्योहार जैसा मना लें, और जिन्होंने वो रंग नहीं देखा है वो उससे कुछ सीख जाएं। यही कोशिश है। मैं आपकी पिछले वर्ष की बज़्म विरासत की पहली महफिल की प्रेस वार्ता देख रहा था, और मैंने अभी इंट्रो के शुरू में कहा कि आपने ये कहा था कि पहली महफिल को देखकर लगा कि शहर जिंदा है। तो इस महफिल में जो दूसरी महफिल है, पिछली महफिल की तुलना में क्या अलग है और क्या नया है नए लोगों के लिए? नए तो जो टैलेंट हम जो आने वाला है, जो आर्टिस्ट आने वाले हैं, जो वक्ता आने वाले हैं, वो नए हैं सब। और बाकी तो चीज़ें, जो फॉर्मेट है इवेंट का वो सेम है, वो यही रहेगा हमेशा। तो जो हमसे पहली, क्योंकि हम लोग
इवेंट किसी ने वो किया नहीं था, मेरा तो कोई एक्सपीरियंस नहीं था। हम 3 जो लोग हैं, रामचारी जो प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी हमारे ज़फ़र हैं और मैं, हम किसी का इवेंट कराने का ऐसा किसी का एक्सपीरियंस ही नहीं था। लेकिन पहली बार शायद सबके आशीर्वाद से और शायद अच्छा काम कर रहे थे तो ऊपर वाले ने भी हमको इनकरेज किया हमारी सारी, लेकिन फिर भी कुछ त्रुटियां तो रह ही जाती हैं, कुछ ना कुछ गलतियां तो हो रह ही जाती हैं। उन गलतियों को सुधारेंगे हम। जैसे टॉयलेट बाथरूम जो वॉशरूम्स थे वो नहीं थे ठीक, जो ओल्ड लोग हैं उनको चलने में दिक्कत आ रही थी, गेट से लेकर के स्टेज तक आने में, तो उनके लिए कुछ व्हील चेयर तो इस और ज़्यादा एक्चुअली बहुत सारा प्रॉब्लम थी नहीं पहले वाले में, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको सुधारेंगे। नहीं, इस बार क्योंकि ये वो स्वाभाविक सी बात है कि बज़ पिछली बार से कहीं ज़्यादा है, बज़्म का बज़ काफ़ी ज़्यादा है पिछली बार की तुलना में। तो हाल ही में मैं आपके पेज जो बज़्म विरासत के सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनको भी फॉलो कर रहा था, तो उसमें एक शख्स ने बड़ी रोचक बात कही कि आप इलाहाबाद से निकल जाते हैं पर इलाहाबाद आपसे नहीं निकल पाता है। तो आपके साथ ये कितना है? बिल्कुल पूरी हर तरह से है। मैं तो कभी, मैं जो हूँ इस शहर की वजह से हूँ, तो मैं शहर को भुला के रह सकता हूँ। मतलब मैं जब जाऊँगा तो शहर मेरे साथ जाएगा, लेकिन जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं इस शहर ने ही मुझको बनाया है। तो क्या बोलूँ मैं। कितनी उम्मीदें हैं दूसरी महफिल से? अच्छी उम्मीदें हैं, बढ़ती ही रहेंगी। अच्छी उम्मीदें हैं, बाहर से भी लोग आ रहे हैं। क्या है, पहली महफिल में एक चीज़ मैंने देखी जो बड़ी मज़ेदार थी, जो और इवेंट्स में नहीं होती, क्योंकि हम लोग क्या है ना, हम अपने शहर को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और लोग तो लिटरेरी फेस्टिवल करते हैं, इंटेलेक्चुअल बातें होती है, हम वी आर सेलिब्रेटिंग आवर सिटी। तो भारत मिलाप हो रहा था पिछली बार, तो दोस्त मिल रहे थे 25-30 साल बाद, काश में काम, मतलब ऐसा सा हो रहा था यार। तो ये मुझको लगता है बढ़ेगा, भारत मिलाप और होंगे। अच्छा, आपकी एक फिल्म थी जिसे काफ़ी समय तक मुझे पता चला कि प्रोड्यूसर नहीं मिला। मैं बात कर रहा हूँ हासिल की, और उसका जो क्लाइमैक्स था वो सन 2000 के कुंभ में था। तो क्या 2025 का जो महाकुंभ था उसको लेकर भी आपने कोई क्लाइमैक्स सोचा, या आने वाले कुंभ के लिए कोई क्लाइमैक्स है आपके दिमाग में किसी भी फिल्म का? नहीं, ऐसा तो कुंभ में कुछ ऐसा सोचा नहीं मैंने जी, क्योंकि हासिल क्या है ना, एक लो बजट फिल्म थी हाँ, अपने टाइम की, और उसका जो स्ट्रक्चर था फिल्म का बहुत कमर्शियल था, हीरो हीरोइन विलेन क्लाइमैक्स ऐसे होता है। तो मैं छोटे बजट में बड़ा कैसा दिखाऊं, तो मेरे लिए वो टाइमिंग ऐसी थी पिक्चर की कि वो कुंभ था महाकुंभ। तो मैंने कहा क्लाइमैक्स वहाँ कुंभ में करते, कम से कम एक स्केप बड़ा तो मिलेगा, क्राउड रहेगा, रंग रहेंगे हर तरह के, तो वो इसलिए मैंने कुंभ में रखा। आप कहीं भी जाएं, किसी सामाजिक मंच पर, किसी भी तरह के मीडिया के प्लेटफॉर्म पर, एक चीज़ की चर्चा ना हो, ऐसा मतलब बिल्कुल गैर वाजिब बात होगी। पान सिंह तोमर, नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म, ऐसा क्या है कि ऐसी फिल्म्स को, ऐसी आर्ट फिल्म्स को रिलीज़ करने में, मंच पर लाने में, सिल्वर स्क्रीन पर लाने में इतनी परेशानियां होती हैं? देखिए, एक तो मैं आर्ट फिल्म नहीं बनाता हूँ जी, पान सिंह तोमर भी मैं उसको आर्ट फिल्म नहीं मानता हूँ। मतलब आर्ट तो उसमें है ही, हर फिल्म में आर्ट है, लेकिन ये सिर्फ ब्रैकेट कर देना कि ये आर्ट फिल्म है और ये कमर्शियल फिल्म है, ये थोड़ा एंटरटेनिंग पिक्चर है। पान सिंह तोमर भी एंटरटेनिंग पिक्चर थी, इंगेजिंग फिल्म है, लेकिन डिफरेंट थी। तो जो डिफरेंट काम होता है ना, उसको डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रोड्यूसर्स हाथ लगाने में घबराते हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर प्रोड्यूसर्स भेड़ चाल में चलते हैं। ये चलता है ऐसे ही बनाओ। तो पान सिंह जैसी है, या हासिल जैसा कभी किसी ने देखा ही नहीं था। तो जब आप नया काम करने की कोशिश, और आप आर्ट पे ही तो जद्दोजहद है काम करने की, कि आर्टिस्ट कोई मशीन थोड़ी है, डालडे का डब्बा उतना ही साइज का हमेशा खटाखट निकलता रहेगा। इंसान है भाई आर्टिस्ट, कुछ डिफरेंट करने की ललक होती है उनमें। जैसे मैंने पहला काम किया, दूसरा काम करूंगा तो मैं बोर हो जाऊंगा। मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं सबकी बात नहीं कर रहा। तो आप कुछ नया करने की कोशिश करना चाहेंगे, करेंगे, और फिर आपको ये सब चीज़ें झेलनी पड़ेंगी। यार ये क्या है, फिर जब चल जाता है तो कहते हैं वाह वाह, इसको अवार्ड दे दो। आपका एक बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट रहा है आज से तकरीबन 1-2 दशक पहले, किलिंग ऑफ अ पॉर्न फिल्म मेकर, और वो भी आप
इरफान साहब के साथ ही प्लान कर रहे थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं नहीं, हमने शूटिंग की थी उसकी। जी। जिस दिन मेरी सेकंड फिल्म चरस रिलीज हुई थी, जो कि नहीं चली, तो जिस दिन रिलीज हुई थी उसका नेक्स्ट डे मैंने किलिंग ऑफ अ पॉर्न फिल्म मेकर की शूटिंग शुरू कर दी थी इरफान के साथ। और हमने कुछ 8 दिन बॉम्बे में शूट किए थे, बॉम्बे मोहम्मद अली रोड, इधर उधर गलियों में। और कुछ प्रोड्यूसर साहब जो थे वो उन्होंने हमको धोखा दे दिया। उन्होंने जो पैसे थे उस फिल्म के वो किसी और फिल्म पे लगा दिए, वो शुरू कर दी, वो आज तक पिक्चर रिलीज नहीं हुई है और हमारी फिल्म बन नहीं पाई। और फिर सब लोग अपने और कामों में लग गए, वो पिक्चर लग गई, लेकिन मैं उस फिल्म को बनाऊंगा ज़रूर। मैं उसका सब्जेक्ट पढ़ रहा था कि एक फिल्म मेकर है जो पॉर्न फिल्म बनाता है, बड़ा संजीदा है पर सामाजिक विषयों को लेकर, बड़ा रोचक विषय था। वो उसका विषय ऐसा है कि मैं डिस्कस नहीं कर सकता, बहुत ही यूनिक सब्जेक्ट है वो, बहुत ही ज़्यादा ऐसी कहानी किसी ने न कही है न सुनी है, इस तरह का सब्जेक्ट है। बनेगी पर वो, हाँ, मुझे दोस्त यार जो स्क्रिप्ट को जानते हैं, मेरी वाइफ जो मालूम है उसको, वो हमेशा कहते रहते बनाओ इसको, बनाओ इसको, बनाओ इसको, बनाओ। गंगा जमुना और गाइड, ये तो ठीक है, इस पर कभी भी बात हो जाएगी। पर वंस अपॉन अ टाइम इन अमेरिका, ये आपने एक बार कहा कि आपकी ऑल टाइम फेवरेट, तो क्या रॉबर्ट डी नीरो और इस फिल्म को आपका पसंदीदा कहा जा सकता है? Once Upon a Time in America. It's my favorite film. I think it's the best film ever made. राज्यसभा टीवी पर आपका एक इंटरव्यू है जिसमें एक सवाल होता है कि सिनेमा, मतलब तमाम समाज की चीज़ों के साथ विभाजन का मसला है पर सिनेमा के साथ नहीं है। तो आप एक उसका जवाब देते हुए कहते हैं कि फिल्म इज़ द ओनली परफेक्ट आर्ट, और लेकिन अब ऐसी फिल्म्स बन रही हैं जिन्हें देखकर लगता है कि समाज के साथ विभाजन का मसला है। बन रही और बट वो कभी उनको कोई याद नहीं करेगा, वो कभी याद नहीं रखी जाएंगी, वो हमेशा हिस्ट्री में रहेंगी कि कुछ लोगों ने ऐसी कोशिश की थी, बट कुछ उनको कोई याद नहीं करेगा। हाल ही में एक फिल्म आई, उसमें एक आतंकी और उसके हैंडलर के बीच बात होती है, लाल रंग का बैकग्राउंड है और वो रियल कॉन्वर्सेशन है, और उसके सीन पर जब कुछ क्रिटिक्स प्रतिक्रिया देते हैं तो हंसते हुए प्रतिक्रिया देते हैं कि एक एक हैंडलर और एक टेररिस्ट के बीच कॉन्वर्सेशन हो रही है। और फिर यही क्रिटिक्स जब 2002 के राइट्स पे गुजरात की फिल्म्स आती है तो क्या उनकी प्रतिक्रिया सेम होगी? तो ये जो इस तरह का पैरामीटर है, ये ठीक है? मैं आप किस फिल्म की बात कर रहे हैं? मुझे धुरंधर। अच्छा, किसी भी फिल्म को बायस के साथ क्रिटिक करने की एक ट्रेडिशन है, क्या ये ठीक है? अब देखिए, क्रिटिक भी जो है वो भी इंसान है, सब हैं, तो आज किसी न किसी आइडियोलॉजी को मानते होंगे, तो आई थिंक उनकी फिल्म क्रिटिक की रीजनिंग कम हो जाती है और उनकी आइडियोलॉजी उनके टैलेंट के ऊपर ज़्यादा भारी पड़ जाती है। तो उनकी आइडियोलॉजी बोलती होगी, चाहे किसी की भी कोई भी आइडियोलॉजी हो, तो ये सब तो होता रहता है। तो ये कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने की इसमें ज़रूरत नहीं है। नहीं, जैसे अभी ये भी हुआ कि बहुत से लोगों ने कहा कि फरजानिया जब आई थी दंगों के बाद जी, तो उसको बहुत अप्रिशिएट किया गया था पिक्चर को, और अच्छी फिल्म भी थी, वो बढ़िया फिल्म थी। आपकी एक वेब सीरीज़ है द ग्रेट इंडियन मर्डर, वो मुझे लगता है कि पहली ऐसी वेब सीरीज़ है जिसमें किसी भी तरह के डायरेक्ट इनडायरेक्ट अपशब्द हैं। उसके पहले आपकी किसी भी फिल्म, किसी भी काम में एक भी, मतलब किसी भी तरह का स्लैंग भी नहीं था। तो आप क्या वाकई इस बात के हार्डकोर बिलीवर हैं कि जब राइटर कमज़ोर पड़ता है अपनी कलम से तब वो इन चीज़ों को ले आता है? ये मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन अपशब्द बोले जाते हैं समाज में, ये कोई झूठ बात तो नहीं, सच बात है। मेरा ये मानना है, मैंने वेब सीरीज में गालियाँ इस्तेमाल की, मैंने फिल्म में कभी गाली इस्तेमाल नहीं की। उसका कारण है, मैं आपको बताता हूँ क्या है। गाली मैं भी देता हूँ, गाली आप भी देते हैं, तो बहुत हम लोग हिपोक्रेट्स की तरह बात ना करें कि गाली सब गालियाँ देते हैं। और गाली के ऊपर मर्द गाली, मेरी फिल्म थी साहिबी गैंगस्टर पार्ट 2 जो मैंने बनाई थी, तो उसमें जिमी बोलता है डायलॉग कि तुमको पता है कि मर्द गालियाँ क्यों देते हैं? क्योंकि वो रोते कम है। मतलब जितने माचो लोग थे थिएटर में खड़े होकर तालियां पड़ी थी इस डायलॉग पे, सब आइडेंटिफाई कर रहे थे, सारे मर्द इस बात से आइडेंटिफाई कर रहे थे। बहरहाल बात यह है कि मैंने वेब सीरीज़ में गालियाँ, जो 2 वेब सीरीज़ मैंने बनाई, गर्मी और द ग्रेट इंडियन मर्डर,
तो घर भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स पे थी, गेट इन मर्डर, थ्रिलर, सब। क्योंकि जो वेब सीरीज है का उसका जो कंजम्पशन आदमी अकेले करता है, वो ज़्यादातर फैमिली में लिविंग रूम में बड़े टीवी पे बैठ के सब लोग पूरी फैमिली मिलके वेब सीरीज हो सकता है देखते हो, लेकिन बहुत कम देखते हो। ज़्यादातर इट्स एन इंडिविजुअल वॉच। तो इंडिविजुअल वॉच में गाली जब आप सुनते हैं आपको प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब आप एक बड़े सारे लोग एक साथ बैठ के एक पिक्चर हॉल के अंदर बैठ के और उसमें गालियाँ आती है ना, पता नहीं लोग, मुझको तो थोड़ा अनईजी लगता हूँ, फील करता हूँ मैं। तो यही कारण था। तो फिल्मों में मैंने गालियाँ नहीं रखी, लेकिन वेब सीरीज में रखती है कि कान में आदमी हेडफोन लगा के थोड़ा मुस्कुरा देता है बस। अच्छा, एक फिल्म थी एनिमल, एक थी कबीर सिंह, और इनकी एक तरफ बहुत आलोचना हुई पर ये ब्लॉकबस्टर भी थी, ये भी एक सच है। और एनिमल का भी सेकंड पार्ट आने वाला है, और इस तरह की एक और फिल्म है टॉक्सिक, वो भी आने वाली है। तो क्या आपके नज़रिए में बतौर डायरेक्टर ऐसी फिल्म्स बननी चाहिए या इनमें कोई बुनियादी बदलाव होना चाहिए? ये इस बात को तो मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ कि समाज में जो है ना टॉक्सिसिटी बहुत बढ़ गई है, बहुत घरों में हो गई है। मतलब भाई बहन और उनमें झगड़े होते हैं, तो समाज में जो हो रहा है उसको लेकर के। पहले ऐसा नहीं था। तो वायलेंस बहुत बढ़ गया है समाज में, रोड रेज, लोगों पे गुस्सा करना, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इन्हीं फिल्मों, जो समाज में होता है वो फिल्मों में रिफ्लेक्ट करता है। फिल्में अपने आप में नहीं बनती। तो अगर समाज में ऐसा हो रहा होगा तो ऐसी फिल्में बन रही होंगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ऐसी फिल्में ही बने। तो भगवान बहुत कुछ होता है। मैं सिर्फ एनिमल का एग्जांपल लूंगा। मैं और फिल्मों का, मैंने कबीर सिंह नहीं देखी, मैंने उसका ओरिजिनल देखी थी मैंने। और मैं बहुत सारी हिंदी फिल्में देखता नहीं, बहुत कम देखता हूँ। थिएटर में मैं बहुत कम फिल्में देखता हूँ। मेरे घर के पीछे ही थिएटर है, मैंने पीवीआर में। मैं अपने ड्राइंग रूम से घर में चप्पल पहन के पिक्चर हॉल की सीट पे बैठने मुझे 6 मिनट लगते हैं। ओके। जस्ट सटा हुआ है, मैं जाता नहीं लेकिन फिल्में देखने, क्योंकि मुझे फिल्मों देखने में अब इरिटेशन होता है। लोग मोबाइल पे लगे रहते हैं, घर का कब सीट बना दिया है उसको, खाना आता था नैचोस चकर पकर करते रहते हैं। देयर इज नो रिस्पेक्ट फॉर व्हाटएवर इज हैपनिंग ऑन स्क्रीन। जो इट्स एन आर्ट वर्क यार, आओ आराम से चुपचाप देखो, मजा ले रहे हैं हम लोग, ताली बजाना जो करो, लेकिन खचार पचार मोबाइल फोन तो मैं जाता नहीं। मुझे आने लगता है गुस्सा। मैं एनिमल की बात करता हूँ, एनिमल मुझे पिक्चर बहुत अच्छी लगी थी। ओके। वो स्ट्रक्चरली बड़ी, वो एक फिल्म मेकर ही समझ पाएगा इस बात को, इस जनता नहीं समझ सकती। वो पिक्चर जो है ना फिल्म स्कूल में दिखाने वाली फिल्म है। क्यों? आपको लगता है कि एनिमल बहुत वायलेंट पिक्चर है, एनिमल में बहुत कम वायलेंस है। ओके। अगर आप एक्शन सीक्वेंसेस उठा के देखिए तो एक वो बड़ा सीक्वेंस है जो होटल में फिर वो लोग आते हैं मेटालिक को धता, वो लंबा सीक्वेंस, इट्स एन आइटम। इट्स एन आइटम, जैसा आइटम सॉन्ग होता है, एक्शन का एक आइटम है। क्लाइमैक्स तो दो लोग घुसे मारे रनवे पे, और क्या हो रहा है। लेकिन वो एटीट्यूड हीरो का, उसका जो किरदार, उसका बिहेवियर, वो इतना वायलेंट था कि लगती पिक्चर बहुत वायलेंट। दीवार में बहुत कम वायलेंस है, लेकिन पूरी पिक्चर बहुत वायलेंट लगती है। मैं अमिताभ बच्चन की दीवार की बात कर रहा हूँ। आप गिन लीजिए उसमें कितने एक्शन सीक्वेंस है, लेकिन इट्स एन एंग्री इंटेंस फिल्म। इट्स इज कॉल्ड स्ट्रक्चरिंग। और मुझको लगता है कि एनिमल बहुत महंगी पिक्चर भी नहीं होगी। लोगों की फीस का क्या है मुझे नहीं पता, कि जिस तरह से बनाई गई है पिक्चर, वो तो बहुत सस्ती फिल्म है। तो ये अच्छी पिक्चर है ना, चली भी, लोगों को अच्छी भी लगी, और इट इज अ वेरी गुड फिल्म। बट हर इस मिजाज की पिक्चर मुझे नहीं अच्छी लगी। ओके। मतलब सिनेमा के लिहाज से अच्छी थी वो। बहुत अच्छी। एक तरफ कांतारा है, उसका भी कई हलकों में विरोध हुआ क्योंकि उसमें धर्म का एलिमेंट है। दूसरी तरफ पीके है, उसका भी एक हल्के में विरोध हुआ, उसमें भी धर्म का एलिमेंट है। तो एक ऐसे में एक जो रचना धर्मी एक क्रिएटिव डायरेक्टर है, निर्देशक है, वो कहाँ जाए? मतलब क्या है कि जो धर्म का पोर्ट्रेयल है स्क्रीन पर, तो क्या जब ये होगा तब तक टकराव की स्थिति बनेगी? इतना डायरेक्ट पिक्चर बनाओगे तो होगी। मैंने कंतारा देखी नहीं है जी। पीके आप आमिर साहब की जी, हाँ वो तो देखी थी मैंने। ये सब डायरेक्ट फिल्में हैं, डायरेक्ट कि आप भगवान के साथ सीन या भगवान के जो नुमाइंदे हैं उनके साथ सीन, ऐसे नहीं। मुझे बिल्कुल पसंद भी नहीं है इस तरह का सिनेमा।
इनडायरेक्ट होना चाहिए, सटल होना चाहिए। क्या कर देंगे फिल्म बना के, वो क्रांति ले आएगा? फिल्मों से क्रांति नहीं आती है। तो इस तरह की बात करना कि हम ये कर देंगे, डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन दिखाएंगे, आई थिंक स्टुपिडिटी है, या आर्ट भी नहीं है ये। ओके, आर्ट तो छुपा के की जाती है यार। मेटाफर्स। हाँ, न्यूज़पेपर बेबाकी से छापा जाता है, मतलब आप एक कर दीजिए। आर्ट तो चिलमन में रहती है। एक व्यक्ति को कोई फिल्म इस कदर प्रभावित करती है कि वो अपनी संतान का नाम उस फिल्म के गाने के एक डायलॉग से रख लेते हैं। गाने दिल से की बात कर रहा हूँ जी मैं। जी जी जी। हाँ, मेरी बेटी का नाम जानसी, वो गाना है अजनबी दिल से में जी। तो उसका नाम पड़ चुका था, श्रेयसी उसका नाम श्रेयसी। हो गया था। तो लेकिन कुछ ही दिन हुए थे, वो छोटी सी थी जब होता, तो वो दिल से रिलीज हुई, मैंने दिल से के डायलॉग लिखे थे। तो हम लोग उसके म्यूजिक रिलीज में गए थे, तो वहाँ सबको सीडीज मिले, तब सीडीज चलते थे। तो मैं लेके आया, मैंने सुनाए सब, छैया छैया, मतलब रेज था दिल से के गाने सब। तो जब ये गाना सुना मेरी वाइफ ने, उसमें ऐ अजनबी तू भी कभी आवाज़ दे कहीं से, तो वो जान सी कहाँ है, तो वो जानसी वर्ड उसको लगा कि नहीं, इसका नाम बदलो, उसका नाम जानसी। अच्छा, मुझे दिल से के बारे में पढ़ते हुए और आपके बारे में पढ़ते हुए एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट पता लगा कि वो पहली ऐसी फिल्म थी जहाँ से कास्टिंग डायरेक्टर्स का जो क्रेडिट है वो आना शुरू हुआ। मतलब पहली बार आपका बैंडिट क्वीन से। अच्छा, बैंडिट क्वीन से। ओके, अच्छा, उसके पहले नहीं था ये? हिंदी में तो नहीं था, अंग्रेजी फिल्मों में तो एक कास्टिंग का होता था, बिकॉज बैंडिट क्वीन चैनल 4 की प्रोडक्शन थी, इंग्लैंड प्रोडक्शन हाउस है, तो दे फॉलो दैट डिसिप्लिन, उनको चाहिए था, तो इसलिए कास्टिंग। मैंने उस पिक्चर में बहुत कुछ किया था, सिर्फ कास्टिंग ही नहीं की थी, डायलॉग्स भी लिखे थे, सब कुछ किया था मैंने उस पिक्चर में। मैं सर का चीफ था, शेखर जी का। तो लेकिन मुझे मालूम था कि ये फॉरेन फिल्म है और कास्टिंग डायरेक्टर का नाम आएगा, तो क्या है कि कई बाहर से विदेशी फिल्मों की शूटिंग हिंदुस्तान में होती है, वो प्रोडक्शन आते हैं, देन दे नीड लोकल टेक्नीशियंस। कास्टिंग डायरेक्टर बाहर का कास्टिंग डायरेक्टर का उसको थोड़ी पता होगा एनएसडीएस कौन लड़का निकला है ना, वो तो यहाँ लोकल। तो वो मैंने बहुत अच्छा किया कि मैंने उसमें क्रेडिट कास्टिंग डायरेक्टर का लिया, कि उसके बाद 3-4 प्रोजेक्ट बाहर से आया, सब में मैं कास्टिंग डायरेक्टर बना बाहर की फिल्मों में। तो उसमें ये था कि मैं शादीशुदा था और मतलब स्ट्रगल के टाइम था, तो इन बाहर की फिल्मों में ना पैसे तुरंत मिल जाते हैं। ओके। और और वीकली पेमेंट होता है वहाँ, महीने भर का नहीं होता। आपने 1 हफ्ता काम किया तुरंत आपको, अब मांगना नहीं पड़ता कि बच्चे की फीस देनी है, दे दो पैसा, घर का किराया देना, प्लीज़ पैसा दे दो, जैसे यहाँ होता है। वहाँ बिना ये आपको ठक ठक मिलता है पैसा, और अच्छा पैसा मिलता है इज्जत के साथ। तो वो 3-4 प्रोजेक्ट जो किए वो बैंडिट क्वीन में कास्टिंग का क्रेडिट मिलने से हुए, तो मैंने वो डिसीजन अच्छा था कि मैंने उसमें और कोई क्रेडिट नहीं लिया कि रोल पे आए। हाँ। अच्छा, तभी शायद मुकेश हावड़ा जी ये कहते हैं कि हम तो आपकी ही लेगेसी कंटिन्यू कर रहे हैं, बज़ विरासत में भी आने वाले हैं। हाँ, आ रहा। एक और सवाल था, इसको मैं पढ़ता ही हूँ क्योंकि ये बड़ी मेहनत से लिखा गया है। जैसे बहुत से फिल्म के जानकारी कहते हैं कि ये फिल्म 15 मिनट कम होनी चाहिए थी, या यहाँ से इसको काट देना चाहिए था, ये सीन नहीं होना चाहिए था। मतलब रिव्यू की जगह उसमें बुनियादी ढांचे में बदलाव की कोशिश करते हैं फिल्म के। तो एक तरह से ये फिल्टर हो जाता है कि ये फिल्म नहीं जानी चाहिए या इसमें ऐसा होना चाहिए। जैसे संदीप वांगा रेड्डी ने एनिमल के समय मुखर होकर इन लोगों पर अपना विचार रखा, और आर माधवन ने भी धुरंधर के लिए ये कहा कि भाई लोगों को किसी माइंडसेट से इफेक्ट होकर इस पे रिव्यू नहीं देना चाहिए। तो बतौर डायरेक्टर जब आपको क्या ऐसी फिल्म रिव्यू की प्रक्रिया में सैनिटी नज़र आती है, और जब आपकी फिल्म ऐसे रिव्यू होती है तब आप उस पर क्या प्रतिक्रिया रखते हैं? देखिए, हमारे यहाँ फिल्म के रिव्यूअर्स जो है ना, एक तो आजकल हर आदमी की रिव्यू करने लगा है, तो एक तो बहुत ज़्यादा है, इतनी की ज़रूरत नहीं है। ओके। और दे आर नॉट गुड फिल्म रिव्यूअर्स। उनको फिल्म का सेंस नहीं है ज़्यादातर लोगों को। वो आए कुछ और करने थे, कुछ नहीं बन पाए तो फिल्म के रिव्यूअर बन गए। सच बता रहा हूँ मैं। तो जैसे कई लोग हैं वो एडिटिंग में के लिए बोलते हैं एडिटिंग थोड़ी और क्रिस्प होनी चाहिए थी, इसके अलावा उनके पास कोई और दूसरा वर्ड नहीं है। हर अपनी पिक्चर के रिव्यू में एडिटिंग वॉज क्रिस्प,
ये क्या होता है यार क्रिस्प। तो और बड़े बड़े रिव्यूअर्स हैं ये सब। हाँ। तो एक तो अनएजुकेटेड है ज़्यादातर, मतलब फिल्म एजुकेशन से उनका कोई मतलब नहीं है। और उनका काम है रिव्यू करना, तो करते हैं, नहीं तो उनका कोई, मैं ज़्यादा तवज्जो देता नहीं। जब मेरी पिक्चर आती है वो भी 2 साल में एक बार आती है, तो अच्छी होती तो खुश हो जाते हैं, वो लोग कुछ बुरा लिखते तो बुरा तो मुझको भी लगता है। अच्छा, जैसे कैरेक्टर्स की बात करें तो जैसे वासेपुर के रामाधीर पे तो बहुत बात हो जाती है, लेकिन जीरो के अशोक सिंह पे उतनी बात नहीं होती है जितना वो कैरेक्टर आपको प्रिय है। हाँ यार, तो क्या मतलब ऐसा होता है जैसे दिल से कि भी आपने डायलॉग लिखे पर वो फिल्म गाने बहुत चले, क्रिटिक भी ठीक मिले, लेकिन जो सिनेमा पर उसका प्रदर्शन होना चाहिए था वैसा नहीं, तो क्या ये बात सालती है कि जो चीज़ें जिनसे बहुत एक्सपेक्टेशन होती हैं वो खरी नहीं उतर पाती? हाँ बुरा तो लगता है। दिल से बहुत मेहनत से बनी हुई फिल्म थी। मणिरत्नम साहब को मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, उनसे भी बहुत सीखा मैंने। बिकॉज मैंने सिर्फ डायलॉग ही नहीं लिखे, पूरी पिक्चर में डबिंग तक उनके साथ था। तो मैं ऑलमोस्ट मैं असिस्टेंट ही बना रहा उस पिक्चर में। ऐसे मुझे सेट पे कि मैं डायलॉग राइटर, सीन चल रहा है, मैं कुर्सी पर बैठा हूँ, वो हो नहीं सकता था मुझसे। तो पहले शेड्यूल से, जो लद्दाख का शेड्यूल था, मैं दूसरे दिन से ही उनका असिस्टेंट बन गया था। ये करना, बैकग्राउंड एक्शन अच्छा मुझे करने लग गया था मैं। तो उनकी फिल्म ऐसे जैसे, मतलब ऑच्योर बोलते हैं ना ऐसे डायरेक्टर को, उनकी फिल्म जब नहीं चलती है और लोग बुरा भला कहते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। छोटे मुंह बड़ी बात हो जाती है। आपने उनको कई इंटरव्यूज में मतलब भारत का सबसे बेहतर निर्देशक माना है, मणिरत्नम जी को। हाँ डेफिनेटली। अच्छा, लास्ट के 3 सवाल। एआई क्या फिल्म मेकिंग और ये जो पूरी प्रक्रिया है क्रिएटिविटी की, इस पर कोई असर डाल पाएगा? हाँ, मीडियोक्रिटी बढ़ेगी। एआई तो इवेंचुअली एक एवरेज माइंडसेट की देन होगा ना। अब तक जो भी हो चुका है दुनिया में, उसको एक ब्लेंडर में डाल के घुमा के जो निकालेगा बाहर, वो एवरेज ही होगा। इसमें एक इंडिविजुअल की फिलॉसफी, इंडिविजुअल का टैलेंट, वो गायब हो जाएगा। तो एक एवरेज लोगों के लिए है एआई। आपके बारे में पढ़ते हुए मुझे पता लगा कि आप नॉन फिक्शन बहुत कम पढ़ते हैं, और एक बड़ी अच्छी किताब है। मैंने फिक्शन बहुत कम पढ़ा। सॉरी, फिक्शन बहुत कम पढ़ते हैं, नॉन फिक्शन ही ज़्यादातर पढ़ते हैं। किस्सा सूबेदार पांडे सीताराम्स डायरी, मधुकर जी की। तो सिनेमा और साहित्य पर ऐसी 2 किताबें जो हर युवा को पढ़नी ही चाहिए, इसके अलावा जो नाम मैंने लिया। सिनेमा के लिए सिनेमा और साहित्य दोनों। हिंदी में तो मुझे नहीं पता कुछ इतना कुछ, लेकिन एक राइटर है, बहुत ही ब्रिलियंट राइटर, उनका नाम है डेविड मैमेट। ओके। और ऑन फिल्म डायरेक्शन करके उनकी एक पतली सी किताब है, इतनी पतली सी किताब है, इतनी सी, जो बेसिकली वो है डायरेक्शन पे, लेकिन एक्चुअली वो राइटिंग पे है। एंड इट्स अ ग्रेट बुक, एवरीबॉडी शुड रीड। ओके। और उस किताब को पढ़ के अगर समझ के आप अपनी राइटिंग करेंगे तो आई थिंक बहुत सारे ग्रेट राइटर्स बन सकते हैं लोग। इट्स अ ब्रिलियंट बुक। इलाहाबाद का कोई लोकल डायलेक्ट जो आप अक्सर बोलते हों, और बम्बई जब आप बाहर जाते हो तो लोग कहते हो कि ये क्या बोल रहे हो, अरे वाह क्या था ये? असल में हमारे यहाँ तो यहाँ अवधी बोली जाती है, अवधी बोली लोग जाती है। अवधी बोलते हैं। तो और अवधी एक हिंदी के इस तरह का डायलेक्ट है जो कि आसान है। तो जब मैं बोलता हूँ तो ऐसा नहीं लगता यार ये क्या, जैसे भोजपुरी कोई बहुत तेज जल्दी बोलता है ना, तो मेरी समझ में नहीं आती है, सच बता रहा हूँ मैंने बनारस एंड बियॉन्ड आप जाते हो, फट बोलते हैं, नहीं समझ में, बहुत धीरे धीरे बोले ना तब भोजपुरी भी समझ में आ जाती है। तो हमारी जो अवधी है वो एक सरल डायलेक्ट है हिंदी का। अब रामचरितमानस अवधी में लिखी गई है। तो और हमारी जो हिंदी की फिल्में आप देखिए जब से बन रही हैं, जहाँ भी गांव का कोई सिनेरियो आता है या गांव में सेट पिक्चर होती है, सारी की सारी अवधी में ही है। इवन लगान तक अवधी में। हालांकि शूटिंग भुज में की है उन्होंने, लेकिन बोली उनकी अवधी में है। गंगा जमुना में तो सेंसर में सर्टिफिकेट अवधी आता है, हिंदी नहीं आता है, पिक्चर इज इन अवधी। तो आप देख लीजिए शोले में भी जो है अवधी बोली गई है, गब्बर सिंह और सब ने। तो सारी सुपरहिट फिल्में जो गांव के उस परिवेश में बनती है वो सब में अवधी है। तो अवधी सरल है, तो मैं बोलता हूँ तो लोगों को मज़ा तो आता है, क्योंकि हमारे उसमें की मिठास है। और बड़ी बड़ी बातों का एक छोटे से शब्द में बड़ी बात आप कह सकते हैं ना। तो हमारी डिक्शनरी अवधी की बड़ी इंटरेस्टिंग है। जाते जाते दर्शकों के लिए और बज़्म, मुख्य रूप से बज़्म विरासत में आने वाले लोगों के लिए कोई ऐसा संदेश जो आप निजी तौर पर देना चाहें?
मैं तो यही कहना चाहूँगा कि पता नहीं कब ये पॉडकास्ट रिलीज़ होगा, कब सुना जाएगा, लेकिन अगर कल से ही शुरू है हमारा 19, 20, 21 3 दिन का त्यौहार, जो भी सुने आप आके एक बार एक्सपीरियंस करिए, चाहे एक ही दिन आइए। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, आप एक दिन आएंगे ना तो फिर आप मुझसे पूछेंगे गुरु कब हो रहा अगली बार। 100% बोल रहा हूँ, प्लीज़ आइए। बुंदेलखंड में एक बड़ा मशहूर व्यंजन है गड्डम गड्ढा, कि जब रात का खाना बच जाता है तो सुबह सारी डिशेस मिलाकर एक नया व्यंजन तैयार किया जाता है जिसे गड्डम गड्ढा कहा जाता है। तो अब इनके कहने के बाद अगर मैं कुछ भी कहूँ तो मैंने गड्डम गड्ढा बनाया है, तो इनकी बातें, उनका समाज में प्रचार हो, प्रसार हो, और जो बज़्म विरासत की दूसरी महफिल है उसमें अधिक से अधिक लोग आएँ, शहर की सांस्कृतिक साहित्यिक विरासत का जश्न मनाएं। इन्हीं बातों के साथ विदा लेते हैं। धन्यवाद।